हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम जो है फोर्थ पेपर इथिक्स पढ़ रहे थे और इथिक्स के अंतर्गत हमने जो है लास्ट में मैंने जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि हम डेली क्वेश्चन देते हैं और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। ओवरऑल लास्ट लास्ट में हमारे पास करीब 120 या 125 या 30 क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन भी होगा मात्र जो है फोर्थ पेपर के अंतर्गत, यानी ओवरऑल सारी चीजें लगभग कंप्लीट हो चुकी होंगी। साथ में जो है मैं और आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तो वैसे ही हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। और साथ में लास्ट लेक्चर हमारा क्या था कि जो निजी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और उसकी प्रासंगिकता। तो पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा जो हमने कल डिस्कस किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक दुविधाओं को हल करने के क्रम में तर्क संगत दृष्टिकोण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले अगर जैसे कि देखो इस आंसर लिखने के लिए ओवरऑल आपके पास जो है 7 से 8 मिनट है, 7 मिनट ओवरऑल है। तो 7 मिनट में आपका जो है पूरा क्या करना है कि आंसर लिखना है। तो ये तभी आप लिख सकते हो जब आपके पास पूरा एक जो है उसका एक फॉर्मेट होता है आंसर का। तो आपको आंसर के फॉर्मेट के वक्त मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रो वाला पॉइंट होना चाहिए। तो इंट्रो में जैसे आपके पास फॉर्मेट रहता है तो इसमें तर्क संगत सोच को आप जो है यहाँ पर क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक दुविधाओं को हल करने के क्रम में तर्क संगत दृष्टिकोण की भूमिका। तो तर्क संगत सोच का आपको जो है इसमें से लॉजिकल जो है तर्क संगत सोच का क्या करना है, आपको वर्णन करते हुए आंसर करना है। साथ में कि भाई चर्चा कीजिए कि कैसे तर्क संगत सोच शिक्षा के लिए नैतिक दुविधाओं को हल कर सकती है। तो आपको ये मेन बॉडी होना चाहिए कि भाई जो है तर्क संगत सोच शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक दुविधाओं को हल करते हुए नैतिक दुविधाओं को हल करते हुए एक सलूशन देना है। तो ये आपका मेन बॉडी होगा। क्या होगा भाई, मेन बॉडी होगा। और फिर आपको कंक्लूजन निष्कर्ष, क्या है निष्कर्ष। अब कैसे, अब देखो सबसे पहले इंट्रो में मैंने बताया कि तर्क संगत सोच का वर्णन करते हुए अगर आपके पास ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट मुश्किल से 40 सेकंड का है, देखो 40 सेकंड, तो आपके पास 6.5 मिनट लगभग जो है लिखने के लिए बचा। लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्मेट रहेगा ना तो आप आसानी से उसी राय पे, देखो आपके पास क्या है, एक मैप है, एक खाका है। तो जब आपके पास खाका रहेगा तो आपको पता होगा ना जी क्या लिखना है, किस रास्ते पर जाना है, तो आप भटकेंगे नहीं। और ये एथिक्स का पेपर दरअसल जो है ना ये बहुत भटकाव वाला है, तो ये ध्यान रखना है। तो परिचय में जैसे कि इंट्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कि तर्क संगत सोच समस्या और समाधान के लिए एक व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण है। अगर आप लॉजिकल हैं तो आप समस्या के समाधान के लिए एक व्यवस्थित और एक जो लॉजिकल दृष्टिकोण है, जो तर्कसंगत सोच होती है, जिसमें स्थिति का विश्लेषण करना, आप एक्चुअल में कि जो वो स्थिति है उसको विश्लेषित कर पाएंगे। नैतिक सिद्धांतों की पहचान करना, जो नैतिक सिद्धांत है उनकी पहचान करना, और अलग अलग कार्यों के संभावित परिणामों का मूल्यांकन करना, ये इसमें से शामिल है। तो ये आपका क्या है, इंट्रो वाला पार्ट है, ये आपका
इंट्रो वाला पार्ट है। अब मेन बॉडी क्या है आपकी, तो इंट्रो वाला पार्ट करीब करीब आप जो है 20 शब्दों में लिख दिया। अब मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे कि मेन बॉडी के अंतर्गत कि शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक दुविधा एक सामान्य घटना है और कई बार जो है उन्हें हल करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, चैलेंजेज हो सकता है। अब आपको उदाहरण देते हुए समझाना है कि कैसे भाई ये चैलेंजेज हो सकता है, ये कैसे एक जो है सामान्य घटना है जो नैतिक दुविधा। तो सबसे पहले आप जो है एक छोटा सा इसी के बाद जो है, चलो मेन बॉडी आपने कंक्लूजन वो सॉरी इंट्रो देखा, अब मेन बॉडी में देखो, मेन बॉडी में क्या लिखोगे यहां पर कि भाई सबसे पहले पॉइंट चाहे बना सकते हो कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक दुविधाओं के उदाहरणों में से क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है भेदभाव, भेदभाव। और वो याद करो राजस्थान की वो घटना कि एक टीचर जो है एक दलित बच्चे को मतलब है वो पानी पी रहा था, तो पानी पी, आपको अभी रिसेंट की घटना में बता रहा हूं कि राजस्थान की घटना है ये कि एक व्यक्ति एक बच्चा जो है क्या है पानी पी रहा था, तो टीचर मतलब आरोप है टीचर पे कि उसने पीठ इतना मारा कि, और बच्चा दलित था तो इतना मारा कि क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो शिक्षा तक पहुंच में बाधाएं, जो भेदभाव एक बहुत बड़ी बाधा है। ये कदाचार जो है हाशिए में स्थित जो समुदायों के छात्रों तक शिक्षा ना पहुंचाना, न पहुंचा पाना, ये एक जो है भेदभाव जो एक बहुत बड़ी बाधा है। उदाहरण के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव शिक्षकों और प्रशासकों के लिए नैतिक दुविधा क्या करता है, पैदा कर सकता है। तो भाई सामाजिक आधार पे, जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आपने देखा है कि भाई कई बार मतलब जो टीचर को, आज भी टीचर वही द्रोणाचार्य जो है, आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य बनने का प्रयास करते हैं, या कई बार मैंने ऐसा देखा है। देखो द्रोणाचार्य दरअसल इस वजह से पॉपुलर नहीं हुए कि वो अर्जुन के गुरु थे। द्रोणाचार्य इस वजह से पॉपुलर हुए कि उनने जो है जो उनका पुतला बना करके जो एक धनुर्विद्या सीखी थी, तो उनका अंगूठा ले लिया, तो इस वजह से द्रोणाचार्य जो है पॉपुलर हुए। तो ये पॉपुलर दरअसल पॉजिटिविज्म नहीं था, ये पॉजिटिव पॉपुलर नहीं था, ये उनका जैसे एक होता है फेमस, एक होता है इनफेमस, तो फेमस नहीं बल्कि इनफेमस। लेकिन वो अपने आप में एक बेहतर गुरु हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उस समय की व्यवस्था, खैर उस पर हमें क्या है। तो यहां पर मैं भेदभाव बता रहा हूं। तो अगर टीचर यहां पर मान लो कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव और शिक्षकों और प्रशासकों के लिए एक नैतिक दुविधा तो है ना, अभी राजस्थान की घटना देखा। और इसी तरह जो शिक्षक दुराचार जैसे कि यौन उत्पीड़न और छात्रों के साथ दुर्व्यापार, तो ये भी तो एक समस्या है। तो भेदभाव में आप लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे शारीरिक दंड। शारीरिक दंड अपने देश में जो है एक सबसे बड़ी समस्या स्पॉट होती है कि आज भी लोगों को लगता है, देखो हमारे यहाँ तो भाई मैं तो गांव से पढ़ा हुआ और मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ, और सरकारी स्कूल में तो मास्टर साहब जो है ना, ये जो शारीरिक दंड देना ये जो है उनकी ये प्राथमिकता होती थी कि अगर आप काम नहीं किए हो ना तो उनकी प्राथमिकता होती थी कि पीटना। वो प्यार से कभी नहीं समझाए हैं। और मुझे तो याद है कि मेरे टीचर जो हैं कुछ मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा मतलब जो है फर्स्ट या सेकंड का स्टूडेंट हुआ करता था। तो एक दो टीचर थे, खास करके एक टीचर से इतना मारते थे कि कानों में कंकड़ दबाना और बहुत मतलब बहुत मारना, बहुत मारते थे। तो ये शारीरिक दंड जो है भारत सरकार ने 2010 में स्कूलों में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल, कई स्कूलों में इसका जो है व्यापक तौर से उपयोग किया जा रहा है। जो है टीचर शारीरिक दंड बच्चों को देते ही है, ठीक है। तो एक शारीरिक जो है दंड बाधा है। एक सामाजिक असमानता, क्या भाई, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता से मतलब क्या है कि भाई स्कूलों का सामना करने वाले जो सबसे बड़े नैतिक मुद्दों में एक सामाजिक असमानता है, क्या है, सोशल डिस्पैरिटी है। अब शिक्षा संस्थान अक्सर उन समस्याओं का समाधान करने में विफल रह जाते हैं जो विभिन्न बच्चों के बीच आर्थिक, जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, जो असमानताओं के कारण जो है मतलब इस पृष्ठभूमि के कारण उन्हें असमानताओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे कि एक गरीब जो है
एक मान लो कि गरीब पृष्ठभूमि का बच्चा है, तो जिसके पास जो है न पर्याप्त आवास है, न कोई भोजन की व्यवस्था है, और वह जो है अन्य बच्चों की तुलना में जो है स्कूल में ऑब्वियसली कि ना ही तो उसकी ड्रेस धुली होगी, ना ही उसका प्रॉपर जो है एक ध्यान, क्योंकि गरीब है, उसकी स्थिति काफी पुअर है, तो यहां पर एक सामाजिक असमानता भी, तो आप इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आप एक चीज और भी कह सकते हो कि जो स्कूल प्रशासक वैकल्पिक तौर से सहायता की पेशकश करने के बजाय अक्सर इन बच्चों को जो है खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दंडित करता है। मैं एक दिन अभी रिसेंटली यूट्यूब पर देख रहा था कि एक व्यक्ति जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कोर्ट पहुंचे थे, और ये पटना हाई कोर्ट का शायद जो आजकल वीडियो देख रहा हूं ज्यादा शॉर्ट्स में, तो पटना हाई कोर्ट के जज साहब थे, तो उनको इस मसले को प्रायोरिटी में मतलब हल किया था। और पता है क्या हुआ था कि उस प्राइवेट स्कूल के जो मतलब प्राइवेट स्कूल में जो उनके बच्चे थे, तो जिनकी फी नहीं पेड हो पाई थी, तो उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया था और उनको जो है ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। तो फिर प्रायोरिटी में रख करके ये मसला सॉल्व किया गया था। तो भाई जो स्कूल प्रशासक है, तो वो जो है सहायता करने की बजाय मतलब क्या कर रहा है कि उनको और ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो आपको ये कैसे क्या करना है, सॉर्ट करना है। साथ में इसीलिए अहिंसा के नैतिक सिद्धांतों और मानवीय गरिमा के सम्मान पर विचार करके इस दुविधाओं को हल करने के लिए शिक्षा प्रणाली में तर्कसंगत सोच जो है विकसित करने की जरूरत है। तो आपका ये क्या हो गया, एक तरीके से आप आसानी से ये हो गया आपका मेन बॉडी। अब 150 शब्दों में लिखना है। तो अब तर्क संगत सोच का उपयोग करके जो नैतिक दुविधाओं को हल करने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि नैतिक संवेदनशीलता होना। अब देखो ये थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे डिस्कस करना है। 150 शब्दों में आपको लिखना था, तो आप सीधा जो है इतना लिख करके कंक्लूजन में आ जाते, कंक्लूड कर देते कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप कह देते कि शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक दुविधाओं को हल करने में जो है तर्क संगत सोच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और निर्णय लेने के लिए स्पष्ट ढांचों और जो है दिशा निर्देशों का उपयोग करके शिक्षण और प्रशासक को अच्छी तरह से जो है सूचित निर्णय ले सकते हैं, जो कि सभी हितधारकों की भलाई में हो या उसकी भलाई को बढ़ावा दे सके। तो 150 शब्दों में लिखना था, तो आप इतना लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसको जो है ना थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि भाई तर्क संगत सोच का ये भी तो है ना कि तर्क संगत सोच का उपयोग करके नैतिक दुविधाओं को हल किया जा सकता है। तो तर्क संगत सोच के लिए क्या क्या जरूरी है कि भाई एक नैतिक संवेदनशीलता। तो भाई जब नैतिक संवेदनशीलता शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए ये एक जो है तरीका, नैतिक संवेदनशीलता बहुत अहम तरीका है। इसके लिए तर्क संगत बातचीत का उपयोग होना चाहिए, एक लॉजिकल बात होनी चाहिए। दूसरा है इस रणनीति में जो है स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए, और साथ ही साथ एक जो है सुविचारित निर्णय लेने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार शामिल है, और इसे शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिक दुविधाओं पर दोनों पर जो है ये लागू किया जा सकता है। अगला है दयालुता। अब भाई शिक्षा में दयालुता एक सकारात्मक और समावेशी कक्षा जो है वातावरण बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और ये छात्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में भी मदद कर सकती है। कृतज्ञता के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, करुणा का विकास, नैतिक मूल्य, ये सभी जो है ना सहानुभूति, और शिक्षा में सहानुभूति के लाभ से कुछ जो है सहानुभूति से कुछ लाभ हो सकते हैं। साथियों और शिक्षकों के साथ जो है एक बेहतर संबंध हो सकता है, ठीक है, विविध दृष्टिकोणों में समझ में वृद्धि हो सकती है। दूसरों पर अपने कार्यों के प्रभाव के बारे में जो है अधिक जागरूकता हो सकती है। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो इसका जो आप जो है आंसर लिखना चाह रहे थे, तो आप इसका आसानी से आंसर क्या है लिख सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित नैतिक दुविधा क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो अगेन कि हमारा जो है इसको कैसे, पहले तो आपके पास एक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए ना
बिना ड्राफ्टिंग के कैसे? जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट बहुत जरूरी है, ड्राफ्ट लिखोगे तो प्रॉपर चीजें अच्छे से रहेंगी, तो ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कि इंट्रो में तो युद्ध में प्रौद्योगिकी के उपयोग का आपको संक्षेप वर्णन करना है कि भाई जो युद्ध है, तो युद्ध में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करोगे, कैसे प्रयोग करोगे। दूसरा ये है कि भाई इसमें से चर्चा करना है कि युद्ध में प्रौद्योगिकी का उपयोग कितना नैतिक है। सबसे अहम है कि युद्ध में जो टेक का प्रयोग है, टेक का प्रयोग कितना नैतिक है, कितना नैतिक है, और इससे संबंधित मुद्दों को कैसे हल किया जाए, इससे संबंधित मुद्दों को कैसे हल किया जाए। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष। तो अब चलते हैं इसका इंट्रो, यानी जो है इंट्रो वाला पार्ट इस आंसर का। इंट्रो में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले युद्ध में प्रौद्योगिकी के उपयोग का आपको सिंपल सा वर्णन करना है। तो भाई युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग से जटिल जो है नैतिक प्रश्न उभरते हैं। अब रिमोट नियंत्रण जो है, नियंत्रित युद्ध, साइबर युद्ध और स्वायत्त हथियारों यानी जो ऑटोनॉमिक जो हथियार हैं, तो स्वायत्त हथियारों के उदय से एक नैतिक प्रश्न उभरे हैं। अब ये नवीन हथियार जो है प्रौद्योगिकियां युद्ध के अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप कैसे है, तो ये आप इंट्रो है आपका, ठीक है। तो यहां पर जो है आप इंट्रो में कहेंगे कि युद्ध और सशस्त्र संघर्षों के उपयोग से जटिल नैतिक प्रश्न उभरे हैं, जटिल नैतिक प्रश्न उभरे हैं, सॉरी। मेन बॉडी क्या होनी चाहिए आपकी, कि भाई मेन बॉडी ये है कि भाई युद्ध में प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है दुविधाएं क्या है। युद्ध में टेक से संबंधित दुविधा क्या है, क्या भाई दुविधाएं क्या है। तो आप इसमें देखोगे कि सबसे बड़ा जो एक जैसे कि साइबर युद्ध जानते हो ना, साइबर वार, साइबर अटैक। तो साइबर युद्ध से क्या होगा कि ये चिंता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि साइबर हमलों से जो बुनियादी जो ढांचा है वो बाधित होता है और ये व्यवधान और विनाश का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त साइबर हमलों का उपयोग जो है युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं की प्रयोज्यता और अनापेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में भी क्या है, प्रश्न उठाता है। तो ये साइबर युद्ध हो गया। साथ में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में बाधक होना, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में बाधक होना कैसे। देखो भाई, यहां युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग का युद्ध में अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर प्रभाव पड़ता है और ये प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजीज जो है अपेक्षाकृत नई होने के कारण
इनके उपयोग को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जो विनिमय यानी जो विनियमन है, जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस है, उनमें अंतर हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आई है और कानून जो है हमारे पारंपरिक या ट्रेडिशनल या पुराने हैं। तो एक ये डिफरेंस हो सकता है, अंतर हो सकता है। इससे यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि इसका उपयोग युद्ध के संचालन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। तो एक ये सोचनीय विषय है, एक मुद्दा है। अगला है कि भाई नागरिकों का संरक्षण। भाई एक ये भी तो है कि भाई युद्ध में जो है प्रौद्योगिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण दुविधा में एक नागरिकों का संरक्षण है। नागरिकों का संरक्षण, अब नागरिकों के संरक्षण का मतलब क्या है कि सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री। तो सटीक अगर निर्देशित युद्ध सामग्री और युद्ध में अन्य जो है तकनीकी प्रकृति के उपयोग से नागरिकों के नुकसान को कम करने की क्षमता है, लेकिन इससे नागरिकों के बुनियादी ढांचे के बढ़ते लक्ष्यीकरण के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना भी बढ़ती है। साथ में है कि भाई स्वायत्त हथियार प्रणालियों का उपयोग। तो स्वायत्त और जो है अत्याधुनिक तकनीकी से लैस होने की वजह से इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन होता है। तो ये क्या है कि युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दुविधाएं हैं। अब इन नैतिक दुविधाओं का समाधान कैसे हो, ये तो मैंने आपको दुविधा बता दी। अब ये नैतिक दुविधाओं का समाधान, नैतिक दुविधाओं का समाधान। अब नैतिक दुविधाओं का समाधान क्या है भाई? अब इन नैतिक दुविधाओं के समाधान हेतु युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों को विकसित करके कार्यान्वित करने की जरूरत है, आवश्यकता है। साथ ही इसके अतिरिक्त राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संवाद यानी कम्युनिकेशन और सहयोग, कोऑपरेशन। तो इस युद्ध में प्रौद्योगिकी के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे सकता है और साथ में इसके उपयोग के लिए नैतिक जो दिशा निर्देश है उनको भी विकसित किया जा सकता है और साथ ही साथ उन्नत प्रौद्योगिकी और स्वायत्त हथियार प्रणालियों के उपयोग पर नियम और साइबर युद्ध के उपयोग के लिए दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। तो नैतिक दुविधाओं का समाधान ऐसे निकाला जा सकता है। साथ में इसमें एक अन्य दृष्टिकोण के तौर पे पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है, जैसे कि जो है कैमरों और जो है अन्य जो निगरानी प्रणालियों का उपयोग जो है यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि युद्ध में प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि जो है इससे किसी को मानव जनहानि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है युद्ध में प्रौद्योगिकी उपयोग से संबंधित नैतिक दिशा निर्देश और जो आचार संहिता को विकसित करके लागू किया जा सकता है और ये दिशा निर्देश जो है, ये नियम जो है, ये सुनिश्चित करने में हेल्प कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक सिद्धांतों के जो है उनकी तरह हो। तो ये तो आपकी मेन बॉडी है। कंक्लूजन क्या रहेगा आपका? निष्कर्ष। तो कंक्लूजन में देखोगे निष्कर्ष में कि युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित विभिन्न नैतिक दुविधाएं हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए और इससे नागरिकों के नुकसान में वृद्धि के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना बनी रहती है और इन नैतिक दुविधाओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के साथ जो है पारदर्शिता, जवाबदेहिता पर आधारित नैतिक दिशा निर्देश और आचार संहिता का जो है एक विकास की आवश्यकता है। तो ये जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आपका जो है क्या हो गया? निष्कर्ष हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं आगे। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद जो है मैंने आपको टॉपिक कुछ थोड़ा सा बताया था कि लोक, लिख देता हूं, कि लोक और निजी संबंधों में नैतिकता, लोक और निजी संबंधों में यानी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में नैतिकता,
तो निजी संबंधों में नैतिकता। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए कि लोक का मतलब क्या है और निजी का मतलब क्या है। तो लोक यानी पब्लिक जो है, आप पब्लिक का मतलब क्या होता है पब्लिक लाइफ। देखो यहां पर लोक का मतलब ये है कि अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन का सामुदायिक स्वरूप, व्यक्ति के जीवन का सामुदायिक स्वरूप, सामुदायिक स्वरूप, सामुदायिक स्वरूप, सामुदायिक स्वरूप ही सार्वजनिक है। सामुदायिक स्वरूप ही क्या है भाई, सार्वजनिक है। तो यानी व्यक्ति के जीवन का सामुदायिक स्वरूप क्या है भाई, सार्वजनिक है। जहां व्यक्ति का अपना निजी हित ना हो करके व्यक्तियों या समूहों का अपना एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, समान हित होता है। यहां समाज की प्रधानता होती है, जो व्यक्ति के अपने निजी हितों और मूल्यों पर क्या होती है, ये आरोपित होते हैं। और इस प्रकार सार्वजनिक शब्द एक सार्वभौमिक मूल्य, मान्यता, विचार और नैतिकता की बात करता है, जिसे समाज के लोगों के द्वारा स्वीकृति होती है। तो ऐसी ये क्या होता है, ये पब्लिक जीवन होता है। निजी, प्राइवेट क्या है, प्राइवेट क्या है। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो भाई व्यक्ति का वह अपना व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति का अपना व्यक्तिनिष्ठ पहलू, जिसमें उसके व्यक्तिगत मूल्य, जिसमें उसके व्यक्तिगत मूल्य, भावनाएं व्यक्तिगत संबंधों के साथ, व्यक्तिगत संबंधों के साथ, व्यक्तिगत संबंधों के साथ व्यक्तिगत संबंधों के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया तथा प्रभाव शामिल होता है, वह निजी कहलाता है। दोबारा सुनो, पब्लिक तो समझ गए, प्राइवेट क्या है, निजी क्या है। देखो, व्यक्ति का वह अपना व्यक्तिनिष्ठ पहलू, पर्सनल, जिसमें उसके व्यक्तिगत मूल्य, नॉट पब्लिक, व्यक्तिगत मूल्य, भावनाएं, उसके इमोशंस, व्यक्तिगत रिलेशन से संबंध, उसके साथ क्रिया और प्रतिक्रिया और प्रभाव शामिल होते हैं, वही निजी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, इस प्रकार एक व्यक्ति की अपनी जो निजी राय, विचार, दर्शन, ये कुछ भी हो सकता है, और इसके आधार पर वह समाज से इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है। और व्यक्ति के अपने पारिवारिक, सामाजिक, सांगठनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यक्तिनिष्ठ व्यवहार, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो कि इन संस्थाओं के व्यवहार या क्रिया प्रतिक्रिया से संबंध रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जो है व्यक्तिगत और जो है पब्लिक लाइफ में। अब सार्वजनिक जीवन का जो है सार्वजनिक जो जीवन है उसका निजी जीवन पर हावी होना एक नैतिक पहलू कैसे है, ये कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी बलबन की, और बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब निजी और सार्वजनिक जीवन में समरूपता, नैतिकता पर जो है प्रभावशीलता, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक जीवन में, निजी और सार्वजनिक जीवन में समरूपता,
नैतिकता का प्रभावशीलता, नैतिकता की प्रभावशीलता, प्रभावशीलता। देखो भाई, कल हमने महात्मा गांधी का भी चरित्र आपके साथ डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसमें से सुन लो, वापस से मैं बोल देता हूँ कि देखो आप दूसरे चरित्र में जैसे मतलब यहाँ पर जो है महात्मा गांधी को ले लेते हैं, तो निजी और सार्वजनिक जो सार्वजनिकता के संबंधों को समझने का अगर प्रयास करें तो गांधी अपने निजी जीवन में जिस प्रकार से सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का अनुपालन करते थे, उनका सार्वजनिक प्रभाव भी वैसा ही था। और एक घटना है जब वो मैंने आपको बताया था कि उनकी पत्नी बीमार हो जाती है और उनको नमक छोड़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो नमक नहीं छोड़ पा रहे थे। तो गांधी जी स्वयं जो है नमक, मतलब उनके साथ जो है स्वयं नमक छोड़ देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं। तो यहां पर कि भाई गांधी में सत्याग्रह की भावना और व्यवहार जो है पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो भाई उनकी पब्लिक लाइफ में और जो है प्राइवेट लाइफ में यहां पर जो है अंतर पारस्परिकता संबंध दिखाई देते हैं। अब गांधी जैसा अपने निजी जीवन में थे, गांधी देखो कि गांधी जैसे अपने निजी जीवन में है, भाई उनका तो वो निजी जीवन था, लेकिन वहां पर भी देखो तो जैसे निजी जीवन में थे वैसा ही प्रभाव अपने सार्वजनिक जीवन में भी वो प्रस्तुत करते थे। तो व्यक्ति के निजी जीवन के मूल्य भी जो है वैसे होने चाहिए जैसा कि सार्वजनिक जीवन में उनके नैतिक मूल्यों की जो है स्थापना प्रभावी तौर से कर सके। अब निजी जीवन की अनैतिकता का सार्वजनिकता पर जो है प्रभाव जरा समझने का प्रयास करें, कैसे प्रभाव पड़ता है। निजी जीवन की अनैतिकता, निजी जीवन की अनैतिकता का सार्वजनिकता पर प्रभाव, सार्वजनिकता पर प्रभाव, सार्वजनिकता पर प्रभाव। अब एक और घटना लेते हैं हम, जो कि मैंने ये भी बताया था, इस घटना के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दिया था बिल क्लिंटन का। देखो बिल क्लिंटन जो हैं और उनके विवादित जीवन के जो प्रसंग उनको लेकर के ये घटना है। देखो क्लिंटन का उदाहरण से समझिएगा कि निजी जीवन की अनेकता और सार्वजनिक जीवन पर कैसे प्रभाव देखने को मिलता है, उदाहरण से आप बेहतर चीजों को समझ पाएंगे। तो क्लिंटन के निजी जीवन में एक बार बहुत मतलब हलचल मच गई थी। वो तब जो है हुआ क्या था कि वो उस समय वो राष्ट्रपति थे और एक मोनिका लेविंस्की उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो मोनिका लेविंस्की के साथ उनके जो है अवैध संबंध क्या हुए, उजागर हुए। तो यहां पर काफी हलचल मच गई और तब वो उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इस घटना से पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ गई कि क्या व्यक्ति का जो निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन अलग होता है। ये बहस पूरे मतलब दुनिया भर में हो गई। तो उसमें देखो परस्पर संबंध होता है। दरअसल इस घटना के सत्यापन के पश्चात क्लिंटन ने सार्वजनिक तौर से लोगों से माफी मांगी, बल्कि उनका पर्सनल मसला था लेकिन उन्हें सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। तो इससे स्पष्ट हुआ कि निजी और व्यक्तिगत संबंध परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की स्थिति समाज में होती है और समाज के अंतर्गत उसके निजी जीवन की क्रिया और प्रतिक्रिया सार्वजनिक जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। साथ ही साथ इस बात, ये जो बात है, तो एक बात जो ये समझने की है कि वह ये है कि व्यक्ति जितने बड़े सार्वजनिक पद पर होगा उसका निजी संबंध उतना ही अधिक सार्वजनिक हो जाता है, क्योंकि वह समाज में एक आदर्श के तौर पर समझे जाते हैं। तो इस संदर्भ में एक बात जो समझने योग्य ये है कि भाई प्रशासनिक स्तर पर बैठे व्यक्ति को जनाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो उनके निजी और सार्वजनिक जीवन में शुचिता की स्थापना बहुत जरूरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अब जो है सार्वजनिक और निजी के बीच विभेद होना, सार्वजनिक पब्लिक यानी सार्वजनिक और निजी के बीच, सार्वजनिक और
निजी के बीच बीच विभेद होना, विभेद विभेद होना आवश्यक, अंतर होना चाहिए आवश्यक। अब प्रशासनिक संदर्भ में हमें आंसर करना है, मतलब बताना है। प्रशासनिक संदर्भ, तो एक घटना सुनो कि भाई केरल कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे राजू नारायण स्वामी। उनके जीवन का मूल मंत्र अपने कर्तव्य का सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करना है। उन्होंने कभी भी राजनीतिक दबाव के सामने उन्हें कभी नहीं झुके, खुद को समर्पित नहीं किया। और हां, इसका इनाम उन्हें 20 साल में 24 तबादले के तौर पे जरूर मिला। झुके ही नहीं, तो कभी ये नेता ट्रांसफर करवा देता, कभी वो नेता ट्रांसफर करवा देता। अशोक खेमका का नाम सुने ही होंगे। अपने जीवन काल में उन्हें 50 से ज्यादा जो है ट्रांसफर झेले हैं। तो ये जो आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, नॉट आईपीएस, आईएएस अधिकारी थे जो राजू नारायण स्वामी, ये 20 साल में 24 तबादले। चेन्नई आईआईटी के प्रतिभावान ग्रेजुएट, मतलब आईआईटीएन है ये। और राजू नारायण स्वामी ने हर परीक्षा में टॉप पर रहे, और वे मतलब जो है उनका अलग करियर भी मतलब चुन सकते थे, उनके पास मौका था, बहुत हैवी पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना, और उसमें भी जो है अखिल भारतीय स्तर पर उनका पहला रैंक रहा। लेकिन सरकारी सेवा में आने के बाद जब भी उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई, तो उन्हें अपनी सत्यनिष्ठा से विचलित करने का खूब प्रयास किया गया, और उनको मतलब इसका जो है इतने प्रयास किए गए कि क्या बताएं। अब कोट्टायम के जो है जिलाधीश रहते हुए स्वामी ने अनाज के गोदामों पर बहुत बड़े जो है छापे डलवाए, रेड मारे, और व्यापारी और अधिकारियों के गठजोड़ का उन्होंने पर्दाफाश किया। और 2007 में एक राजनीतिक दल के जो है कार्यालय सहित कई जो है अवैध इमारतों को ढहाने के लिए जो है कुछ ऑपरेशन भी चलाए। उस ऑपरेशन का ऑपरेशन मन्नार, और उसके कारण कई राजनीतिक नेता थे उनके निशाने पर भी आए। नेताओं को ही नहीं बल्कि अपने जो है कॉन्ट्रैक्टर सरुस, उनका जो एक मतलब उनकी वाइफ के जो पिता थे, ससुर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो ससुर का अवैध निर्माण ढहाने मतलब वो ढहा दिए। उन्होंने थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। हालांकि उनके ऊपर तो पारिवारिक दबाव का भी उन्हें सामना करना पड़ा, फिर भी वो हारे नहीं, विचलित नहीं। तो इस प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संबंधों के बीच स्पष्ट विभेद, मतलब जो है स्पष्ट एकदम अंतर देखने को मिला। क्योंकि कई बार निजी हित और सार्वजनिक हित जो है आपस में क्लैश करते हैं, टकराते हैं। आपने देखा कि राजू जो है ये आईएएस अधिकारी राजू नारायण स्वामी, जब अपने ससुर का, वो कॉन्ट्रैक्टर थे और उनका जो है मकान ढहा दिए, तो बताओ यहां उनका पर्सनल हित था, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। तो इस प्रकार एक प्रशासनिक स्तर पर बैठे व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जो जीवन के बीच के संबंधों के बीच स्पष्ट विभेद आवश्यक है, क्योंकि कई बार निजी हित और सार्वजनिक हित आपस में क्या होंगे, क्लैश होंगे। और प्रशासनिक स्तर पर व्यक्ति अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के संबंधों के बीच विभेद नहीं कर पाने की वजह से अनैतिकता के दलदल में वो क्या होता है, फंस जाता है। और जब प्रशासनिक अधिकारी का व्यक्तिगत निजी स्वार्थ सार्वजनिक हित पर हावी होता है, तभी जो है भ्रष्टाचार जन्म लेता है। तभी क्या होगा, भ्रष्टाचार का जन्म होगा। निजता और नैतिकता, इसका एक व्यवहारिक विमर्श मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये कहानी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इसे जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अंग्रेजी जो पत्रिका होती है ना, ये जो आउटलुक, तो आउटलुक में बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, काफी पुरानी घटना है, और कृषि मंत्री श्री शरद पवार, और एक मार्क्सवादी नेता थे प्रकाश करात, आपने नाम सुना, और कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह।
इनके फोन टेप होने की खबर जो है आउटलुक में छपी थी। तो जब फोन टेप हुआ, इसकी प्रकाशित मतलब जो है ये खबर जो है प्रकाशित होने के बाद एक बार फिर से एक इशू सामने आया कि निजता के अधिकार का मुद्दा एकदम मार्केट में, जैसे पिछले वर्ष क्या हुआ था, पेगासस मामला, पेगासस का भी उदाहरण ले सकते हो। तो यहां पर इस बाबत दिलचस्प इस तथ्य मतलब दिलचस्प तथ्य ये रहा कि आमतौर पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ यही सरकार के आदेश पर जो है फोन टैपिंग का कार्य करता है, सरकार जब आदेश देती है। पर उनके पास उपलब्ध यंत्र अब झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य सहित देश के 18 राज्यों की, जो देश के करीब करीब कितने, देश के 18 राज्य, तो देश के 18 राज्यों की पुलिस के पास जो है ऐसे यंत्र उपलब्ध है। हालांकि राज्य पुलिस इस अत्याधुनिक उपकरणों को खरीदने से परहेज करती है, क्योंकि वह जानती है कि इन उपकरणों का बेजा इस्तेमाल करने के लिए जो है नेता उन्हें मजबूर कर सकते हैं। और पंजाब में राजनीतिक दुश्मनी के कारण इन जो है उपकरणों का खूब जमकर जो है दुरुपयोग हुआ। लेकिन राज्य पुलिस के अलावा बीएसएफ, एसआई, एमआई, एनआईए, रा, ईडी, तो ये आतंकवादियों और घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए फोन टैपिंग का कार्य करते रहे। और ये एजेंसियां फोन टेप करने के लिए सरकार के द्वारा जो है अधिकृत भी करी गई है। अब भाई इस तरह के जो उपकरण को कमरे या कार में बैठ करके अंजाम दिया जा सकता है, पर इस उपकरणों में से एक निश्चित रेंज के मोबाइल जो है, मतलब रेंज का जो मोबाइल फोन को ही टैप किया जा सकता है। लैंडलाइन वाले फोन को आज भी जो है बिना टेलीफोन एक्सचेंज की मदद से टैप नहीं किया जा सकता है। तो भले ही सीधे तौर पर निजता का अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी भारत का न्याय तंत्र, खास करके सर्वोच्च न्यायालय, अक्सर अपने फैसलों में निजता के अधिकार को जो है संविधान के जो मतलब संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 में ढूंढने का प्रयास भी करता रहा है। और निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज मतलब आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के तहत भारत के नागरिकों को एक बोलनीय अभिव्यक्ति का जो है स्वतंत्रता प्रदान करी गई है। बोलनीय मतलब वो किसी प्रकार से जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। तो इस अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि वे निजी तौर पर स्वतंत्र तौर से रहने के लिए कहीं भी वो रह सकता है और उनके जीवन में कोई भी जो है अनावश्यक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी राइट टू प्राइवेसी है। तो फोन टैपिंग का ये मामला जो है कोई पहली घटना तो थी नहीं, और हमारे देश में फोन टैपिंग का एक इतिहास भी रहा है, चाहे वो पेगासस हो या कोई और हो। तो अंग्रेजों के जमाने में भी ये समस्या रही है। 1885 में टेलीग्राफ जो है कानून की नजरों में फोन टैपिंग पूरी तरीके से जो है अवैध कार्यकलाप नहीं था, तब भी होता था। क्योंकि एक अरसे से इस कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसीलिए आज से तकरीबन 3 साल पहले या करीब और उससे भी पहले थोड़ा सा और टाइम हो गया, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए थे और इसके तहत ये व्यवस्था करी गई थी कि टेलीफोन टैपिंग के लिए केंद्र राज्य सरकार के गृह सचिव स्तर के अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी जरूरी होगी और यह अनुमति केवल 60 दिनों के लिए ही वैध होती है और इस अवधि को विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं भारतीय टेलीग्राफ कानून की जो धारा 5 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत गृह सचिव की पूर्व में इजाजत लिए बिना विशेष परिस्थितियों में टेलीफोन टैपिंग नहीं की जा सकती है। इस मामले से अलग हटकर अगर देखा जाए तो हमारे देश में निजी सूचनाओं का आदान प्रदान बिना व्यवधान के काफी समय से परंपरा के तौर पे चलता आ रहा है और कोई भी कारण हो, लेकिन हम जो है अक्सर अपने निजी पलों और सूचनाओं को अपने यार दोस्तों ही नहीं बल्कि मतलब जो है अजनबियों के साथ भी खूब शेयर करते रहे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आपको हर छोटी से छोटी जरूरतों के लिए निजी सूचना देकर के उस संस्थान से सेवा लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि रेल, हवाई जहाज में अगर यात्रा करना है या आपको कुछ भी करना है तो आपको जो है आधार कार्ड देना पड़ेगा, उन्हें निजी जानकारी उपलब्ध करवानी पड़ती है।
आजकल बहुत सारी परीक्षाओं के परिणाम भी जो है आपकी निजी जानकारी के साथ ही प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो निजी क्षेत्र में आपके द्वारा उपलब्ध जानकारियों को कई प्लेटफॉर्म जो है इस पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जानकारी देने की जरूरत निजी संस्थान कभी जो है जरूरी नहीं समझते हैं। और कुछ दिनों से जो सरकारी परियोजनाओं के तहत मनरेगा में आम आदमी की निजता में जो है खूब जमकर दखलंदाजी हुई है। और वैसे जनगणना के दौरान जो इकट्ठा की गई निजी जानकारियों का भी तो दुरुपयोग आपने देखते हो। अब होता यह है कि जब तक किसी व्यक्ति को निजी जानकारियों की चोरी या फिर उसके गलत उपयोग से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक कोई विवाद नहीं है। और आज बाजार में जासूसी के हर तरह के यंत्र जो है आम आदमी के पहुंच के अंदर है। पेन है, कैलकुलेटर है, ट्रांसमीटर है, पेन है, कैमरा है, रिकॉर्डर है, घड़ी है, डिजिटल घड़ी है, नाइट विजन है, दूरबीन है, चश्मा है, वॉल माइक्रोफोन है, ऐसे यंत्र हैं और इनकी सहायता से किसी के भी निजी जीवन में आसानी से दखल दिया जा सकता है। तो ताजा फोन टैपिंग जो है, एक जो है ताजा फोन टैपिंग विवाद, ये जो है सामान्य प्रकृति की घटना तो है नहीं है। तो इस घटना से कोई आम आदमी नहीं जुड़ा है और इसमें जो है मैंने अभी 4-5 नेताओं का नाम बताया था, मतलब ये जो बाहर ही आई थी। तो निजता के अधिकार की जरूरत को रेखांकित करता है और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर नई दृष्टि के साथ बहस की आवश्यकता भी है और साथ ही साथ जो है इस मामले में नए कानून की जरूरत भी है। तो यहाँ पर निजी और सार्वजनिक जीवन में हमें विभेद जरूरी है। अब जैसे एक चीज मैंने आप यहाँ आपके साथ मैंने शेयर करी कि भाई अगर आपका मान लो कि जो व्यक्तिगत जो निजी स्वार्थ है वो सार्वजनिक हित पर हावी होता है, तब क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा। तभी क्या है? भ्रष्टाचार पनपेगा। तो लोक और निजी संबंधों की नैतिकता को सांगठनिक और व्यक्तिगत स्तर पर देखा जा सकता है और भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी लोक और निजी संदर्भ को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। सांगठनिक रूप से एक कार्मिक की नैतिकता यह है, कर्मचारी की नैतिकता यह है कि वह व्यक्तिगत हित से ऊपर अपने सार्वजनिक हित को समझे और वहीं एक नागरिक के रूप में एक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि लोकतंत्र के द्वारा निर्धारित नियमों और आदेशों के अनुसार अपनी सेवा प्राप्ति का प्रयास करे। परंतु समस्या तब आती है जब सरकारी कर्मचारी अपने सार्वजनिक दायित्व से अधिक व्यक्तिगत हित को जो है महत्व देने लग जाता है, तो जो है भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण बन जाता है। और किसी भी व्यक्ति का जो है जीवन दो संदर्भों से जुड़ा है, एक तो सार्वजनिक जीवन और एक निजी जीवन। अब भाई सार्वजनिक दायित्व उसके लोक संदर्भ से संबंधित है, जो पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जो ड्यूटी है उसके जो लोक संदर्भ से संबंधित है। परंतु जब व्यक्ति अपने निजी हितों से सरोकार रखते हुए सार्वजनिक दायित्व को भूल जाता है, तो वही चरित्र जो है क्या है? अनैतिक कहलाता है। और किसी भी भ्रष्ट आचरण में वहां के जो है नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि प्रायः जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सार्वजनिक नियमों और उपबंधों की जो है अनदेखी करता है और भ्रष्टाचार के दौरान दूसरे भागीदार के तौर पे जो है जनता प्राय मतलब भागीदार के रूप में वो समय से पहले ही या फिर गैर कानूनी तरीके से भाई भतीजा का वो लगा करके वो कई कारणों से लाभ उठाना चाहता है या लाभ कमाने की लालसा से जो लोक संगठनों में अत्यधिक घूस प्रदान करता है, ऑफर करता है। और यहाँ भी जो है जनता एक व्यक्ति के तौर पे अपने निजी हितों को अधिक महत्व दे रही है। तो यहाँ जो सार्वजनिक दायित्व को दरकिनार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की इस कड़ी में सरकारी जो कर्मचारी है वो जनता अपने निजी हितों से अधिक सरोकार रख रहा है और इस प्रकार दोनों पक्षों में लोक या फिर जो सार्वजनिकता के महत्व को शामिल करना अनिवार्य हो जाता है। और इस प्रकार लोक और निजी संदर्भों में जो है संदर्भ में व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के हितों में और कर्तव्यों के बीच अंतर स्थापित करने के लिए सामाजिक और सांगठनिक मूल्यों का विकास करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें हुई। हम निजता बनाम सार्वजनिकता और इसके विमर्श को, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा इससे संबंधित एक फोन टैपिंग का मामला बताया, तो एक ये भी कि भाई आप जैसे प्राइवेट लाइफ को तो कहीं निजता तो नहीं, निजता अलग चीज है, प्राइवेट लाइफ अलग चीज है।
लेकिन इसका इशू हम थोड़ा सा क्या है समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा चलो अब बता ही देता हूं कि एक ये भी तो मुद्दा है ही है, एक नैतिक विमर्श ठहरता है। निजता बनाम सार्वजनिकता, निजता बनाम सार्वजनिकता। देखो भाई, हम जानते हैं कि निजता और सार्वजनिकता में जो है बहुत कम ही अंतर है। निजता बनाम सार्वजनिकता, एक नैतिक विमर्श, एक नैतिक विमर्श। तो निजता और सार्वजनिकता में जो है बहुत कम ही अंतर है। सूचनाओं से लैस एक लोकतंत्र का होना, मतलब सूचनाओं से लैस एक लोकतंत्र होना चाहिए, परंतु सूचना प्राप्ति की आड़ में किसी व्यक्ति की निजता, प्राइवेसी, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सूचना के अधिकार के आने के पश्चात सार्वजनिक और निजी जो सूचनाओं के जो मुद्दे हैं, इस पर एक डिलेमा सा बढ़ गया है। और हमें इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पारदर्शी लोकतंत्र के उत्साह में जो है कहीं ऐसा ना हो जाए कि व्यक्ति की जो निजता है उसका उल्लंघन हो जाए। परंतु कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सार्वजनिक हित जो है व्यक्ति की निजता के अधिकार पर हावी हो जाते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन और निजी कंपनियों के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना। तो इन मुद्दों को लेकर हम थोड़ा सा एक विमर्श, मतलब एक डिबेट पर बात कर लेते हैं, जैसे निजता वर्सेस सार्वजनिकता। तो अगर आप देखोगे कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन है, इसके अनुसार आयकर का व्यक्तिगत रिकॉर्ड सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगा जा सकता है। और आयुक्त के अनुसार ये किसी भी निजता पर हमला नहीं है। इससे जो है कर अपवंचना रोकने में क्या है मदद मिलेगी। परंतु एक पक्ष का मानना है, एक पक्ष ये मानता है, ठीक है सीबीसी ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन एक पक्ष ये मानता है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो निजता बनाम एक और है मामला, सरोगेसी के अंतर्गत किराए की कोख देने वाली मां का जो है एक निजी सूचना को गोपनीय बनाने की पहल को लेकर के एक मसला था। एक सार्वजनिकता वर्सेस निजता को लेकर के जो भारत के मुख्यमंत्री का जो कार्यालय भी जो है सूचना के अधिकार के दायरे में, एक ये मसला था। प्रधानमंत्री का कार्यालय सूचना के अधिकार के दायरे में लेकर के, साथ में कि सूचना के अधिकार के कारण निजता का प्रश्न तब प्रश्न चिन्ह लग जाता है तब इसके कारण प्राप्त सूचना का दुरुपयोग किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने या उसको नीचा दिखाने या उसको जो है ना ब्लैकमेल करने के लिए होने लगता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा सूचनाओं का जो है एकत्रीकरण है, कलेक्शन है, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए करती है, और ये भी जो है व्यक्ति की निजता का तो उल्लंघन ही है ना। तो ये जो मैंने सभी आपको संदर्भ बताए, एक खास बात यहाँ पर आई कि निजता और सार्वजनिकता कई मायनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी हो जाती है, और कुछ मुद्दे जो निजी हैं उससे सार्वजनिक जो है सार्वजनिक होना जरूरी है, होने चाहिए, परंतु इसके नकारात्मक इस्तेमाल की जो है प्रबल संभावना हो जाती है, और समस्या का समाधान व्यक्ति की अंतरक्रिया में नैतिकता को स्थापित करके ही किया जा सकता है। और नैतिकता के अंतःकरण के स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इस बात को समझे कि सब में जो है अपने कुछ निजी अधिकार है और उससे जो है अनावश्यक छेड़छाड़ न की जाए। साथ ही साथ जो है जो निजी सूचना सार्वजनिक हित पर और सूचना हेतु आवश्यक है उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परंतु उसका दुरुपयोग कदापि नहीं किया जाना चाहिए। तो जो निजता वर्सेस जो सार्वजनिकता का मसला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो नैतिक विमर्श है, जो मसला है, वो सॉल्व हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोक निजी क्षेत्र में जो है नैतिकता, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो ये यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।